नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे भाव से जुड़ लेते हैं और कुछ बिहार पर जरा चर्चा करते हैं। ताज़ा-ताज़ा वहां से कुछ खबरें आई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अशोक गहलोत ने कुछ ऐलान किए हैं और इसके अलावा जरा इस पर भी आज चर्चा करेंगे कि ये जो गोदी मीडिया कह कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी थोड़ा बहुत समर्थन करते हैं, उनको लज्जित करने की कोशिश की जाती है, अपमानित करने की कोशिश की जाती है। तो ये गोद में बैठने वाला पहला मीडिया संस्थान कौन-सा था और पहले पत्रकार कौन से थे, ज़रा ये भी तो जान लें। और किसकी गोद में बैठे थे और किनसे पद्मश्री ली जा रही थी। और इसके अलावा भी राष्ट्रपति भवन में एक मीडिया हाउस का फंक्शन आयोजित किया गया था, पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था राष्ट्रपति भवन में। ऐसा कभी वो कहते हैं ना कि उन्हें भविष्य थी, शायद ही कभी हो, लेकिन प्रणव राय और तमाम लोग, एनडीटीवी का कार्यक्रम था जिसमें राष्ट्रपति को भी बुलाया गया था। तो सीधे जुड़ लेते हैं भाऊ तोरसेकर जी के साथ और जरा उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भाऊ, सबसे पहले तो जरा बिहार की खबर ले ली जाए। अल्टीमेटली कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिया, मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिया। वैसे तो यही अपने आप में मजाक है भाऊ कि आरजेडी को यानी लालू के कुनबे को अब अपने पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री घोषित करवाने के लिए कांग्रेस का मुंह देखना पड़ रहा है। हाँ, नहीं, वो गठबंधन का मुख्यमंत्री उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन आपको अगर याद होगा तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बोल दिया था कि पहला राउंड जो वोटिंग होना है उसकी जो मेरा ख्याल है 20 तारीख वगैरह कुछ थी विड्रॉल के, उसके एक दिन पहले मैंने आपसे फोन पर बात करते हुए कहा था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था कि ये जो महागठबंधन है उसका सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। इसकी बहुत खबरें थी, लगातार यही खबर चल रही है, इंडिया का बंटवारा हो गया, इनका कुछ नहीं हो रहा है, ये बोल रहे थे। तब मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आपको भी शायद फोन पर मैंने बताया था जी जी कि 23 अक्टूबर को चुनाव आयोग महागठबंधन का बंटवारा डिक्लेयर करेगा। कौन? चुनाव आयोग डिक्लेयर करेगा, क्योंकि उसके बाद कोई नया पर्चा नहीं भर सकता, ना कोई विड्रॉ कर सकता है। तो जो कुछ महागठबंधन के कैंडिडेट मैदान में बैठे हैं, उतर कर खड़े हैं, उसका अंतिम फैसला चुनाव आयोग तय करेगा, ये मैंने बोला था। और 23 तारीख अगर हुई है, साफ मतलब है कि चुनाव आयोग ने इनका गठबंधन का सीट का बंटवारा कर दिया। कहा फ्रेंडली लड़ाई हुई, कहा एक के सामने एक होगी, वो बात अलग है। लेकिन जो कुछ पत्रकार परिषद मैंने देखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे एक बात उन्होंने साफ मान ली है कि चुनाव हम हार चुके, ये चुनाव हार चुके हैं। इसकी घोषणा करने के लिए, इसके ऐलान करने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐलान हुआ है तो ऐसा नहीं बोले, आप कैसे बोल सकते हो? तो पहली बात आप समझ लो, इसके लिए राहुल गांधी अड़कर बैठे गए थे। नहीं, तेजस्वी का नाम तो मैं नहीं लूंगा। तेजस्वी ने इनका प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नाम, लेकिन उन्होंने तेजस्वी का नाम के लिए 2 हफ्ते पहले की प्रेस में था। और अगर आज ले रहे, आज किसको, अशोक गहलोत को भेजकर अशोक गहलोत आकर ये ऐलान कर देते कि भाई हाँ युवा चेहरा है, उनको हम बना देते, तो उसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि ये चुनाव एनडीए जीत गई है, हमारा चीफ मिनिस्टर होगा ही नहीं। अब जो होगा नहीं उसको आप चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट करके या नाम लेकर घोषित कर रहे हैं। अशोक गहलोत जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन वो राहुल गांधी का एटीएम है। उन्होंने खटाखट 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 शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ढंग से हुई कि
जो कल तक गालियां दे रहे थे मुकेश सहनी, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उनको उप मुख्यमंत्री के नाम पर उनका भी नाम का ऐलान हो गया। तो इसका मतलब साफ है, जो कांग्रेस पिछले 2 महीने से स्वीकारने के लिए राजी नहीं थी, उसका अनाउंसमेंट हो गया। इसका मतलब देखो, खटाखट का मतलब क्या है? खटाखट का मतलब ये होता है चुनाव के नतीजे आने के बाद जो देना है। इसके लिए राहुल गांधी आज खटाखट 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 बोलते, तो जो होना ही नहीं है, जो पैसे देने ही नहीं है, वो जब देने की बात होती है उसको बोलते हैं खटाखट। तो मैं मानता हूं कि जिस ढंग से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कांग्रेस का एक सीनियर लीडर आकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहा है और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बना रहा है, तो मैं बारीकी से वो देख रहा था। शायद वो पूछे और किसी को डिप्यूटी सीएम बनना है तो हाथ उठाओ, खटाखट आज कर देता हो। यानी अरे चुनाव होने हैं, उसकी सीट का बंटवारा नहीं कर पाए तो आप क्या कर रहे हो? खटाखट मुख्यमंत्री पद क्या खटाखट दिया जाता है? तो जब खटाखट दे रहे हो उसका मतलब आपको गारंटी है कि हमारी सरकार नहीं हो रही है, गठबंधन बहुत बुरी हालत में है। इसके एक तरीके से ये स्वीकार करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसलिए फटाफट नाम डिक्लेयर कर दे, कोई बात नहीं। उसमें सेंसिबल सिर्फ एक था, जो भट्टाचार्य है, सीपीआई एमएल के, तो उन्होंने जो बोल दिया क्या कुछ 5% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 90% हमारी सीट का बंटवारा हो चुका है। वो एक ही इंसान है जो सेंसिबल बात कर रहा था। तो इसका मतलब साफ है कि इन्होंने आज ही हार मान ली है। और राहुल गांधी तो आए नहीं, वोट चोरी ये वो करने के लिए वो लगातार पदयात्रा कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। तो आज राहुल गांधी क्यों नहीं है? बात साफ है, बात बिगड़ी है, गठबंधन में बिगड़ी है और पूरा चुनाव भी ये महागठबंधन के लिए सब जो ये था इसका बिखराव हो चुका है। इसकी बात करने के लिए अब ये बात हो गई कि तेजस्वी यादव बोला देखो हमारा तो हो गया, अब आप डिक्लेयर करो। अरे बीजेपी वाले क्यों डिक्लेयर करेंगे? बीजेपी की लाइन पहले दिन से है कि हम नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। और चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री होगा वो जनता तय करेगी। तो ये तो उनकी लाइन बदली कभी नहीं ना, वो लाइन पकड़कर बैठे और चल रहा है। तो तेजस्वी यादव जो बोल रहा है वो डरा हुआ कितना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो आपको पता चलता है कि जब होने वाला नहीं हो तो ये बोल रहे हैं। तो लोगों के सामने कार्यकर्ताओं की हिम्मत जताने के लिए और रखने के लिए ये ऐसा बोलना पड़ता है। वो तेजस्वी भी बोल रहा है, अशोक गहलोत भी बोल रहा है, और जो आज तक का वहां का हीरो था कांग्रेस का कृष्णा अल्लावरू, वो तो कोने में खड़ा था। मैं ढूंढ रहा था वो कहाँ है, जो प्रभारी है वो तो प्रभारी है, वो तो एक कोने में कहाँ हाथ ऊपर उठाकर खड़ा है। और एक तरीके से मैं मानता हूं ये हाथ ऊपर कब उठाए जाते हैं? जब कोई पिस्तौल सामने रखता है, जब कोई रिवॉल्वर आपको गोली से उड़ा दूंगा बोलता है तो आप हाथ उठाते हो। तो ये एक तरीके से हार मानने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसे मैं मानता हूं। भाऊ, क्या इसका मतलब ये भी निकाला जाए जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने मान लिया कि ये चुनाव नहीं जीत रहे, चुनाव हार रहे हैं, तो अब तक जो मुद्दे उठा रहे थे, वोट चोरी, एसआईआर का विरोध, तमाम, और वोट चोरी जब आप कहते हैं तो चारा चोरी अपने आप लोगों के दिमाग में आती है, तो उन सब मुद्दों का कोई मतलब नहीं था। दूसरी बात ये कि भाई चुनाव हार रहे हैं तो हार का ठीकरा लालू परिवार के ऊपर ही फोड़ने की तैयारी करो। ये अगर चेहरा बनाएंगे इसको तो सारी हार की जिम्मेदारी भी इसी के कंधे पे आएगी, इसी के सिर पे आएगी। नहीं, वो तो तय है कि जब तक आप उनके साथ हो तो हारोगे, उसका ठिकरा उसके सर पर टूटेगा, ये बात तो साफ है। लेकिन एक बात और है, आप जो मुद्दे उठाए थे राहुल गांधी ने, वो मुद्दे थे ही नहीं। जो मुद्दे आप बोल रहे हो वो अभी ओपिनियन पोल में भी आया, कहीं 32%, कहीं 35%, कहीं 29%, इतने ही लोग मानते हैं कि वोट गड़बड़ हो रही है। उसका मतलब साफ है,
जो महागठबंधन या आरजेडी या कांग्रेस को मानने वाला क्लास है, बस वही लोग ओपिनियन पोल में बोल रहे हैं हाँ चुनाव में गड़बड़ी है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में 50, 60, 70% लोग अगर बोलते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी नहीं है, वोट चोरी नहीं हो रही है, तो वही आपको मिल जाता है कि इन्होंने गलत मुद्दा उठाया था, उसका कोई भी ट्रैक्शन आम जनता में नहीं है। अगर नहीं है तो आप हमारे मुद्दे जो है वो आपने उठाए तक नहीं है, इसमें साफ हो जाता है। तो ठीकरा उसके सर में फोड़ा, उसके सर में, नहीं तो चुनाव आयोग है ही कोई नहीं तो। लेकिन एक बात इसमें आपको बता दूं, मैं कहीं एक डिस्कशन टीवी चैनल का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक पत्रकार ने जो सवाल पूछा, उसमें बहुत 3-4 पत्रकार बैठे और उनमें चर्चा है, और वो चर्चा में एक पत्रकार ने जो सवाल उठाया और उसको दूसरे ने, एक सीनियर पत्रकार ने जो जवाब दिया, वो मुझे लगता है कि इस चुनाव का नतीजा बता रहा है। तो ये पत्रकार पूछ रहा है कि मैं अभी 4 दिन बिहार घूम कर आया हूं, लेकिन मुझे पूरे बिहार में जितना 8-10 जिलों में घूमा, मुझे चुनाव की गर्माहट कभी कहीं दिखाई नहीं थी। तो इतना ठंडा चुनाव कैसे हो सकता है? चुनाव का मतलब बवाल होना चाहिए, चिल्लम चिल्ली होनी चाहिए, घोषणा ये वो होना चाहिए, लेकिन इसका कोई आहट तक नहीं दिखा रही है। पूरा बिहार का चुनाव ठंडा पड़ा है। तो जो दूसरा सीनियर पत्रकार था, उसने जो जवाब दिया वो मुझे बहुत पसंद आया। जी जी, मतलब मेरा नजरिया भी उसने बदल दिया। वो बोले देखो कोई नाराज होता है ना, वो गुस्से से बात करेगा, और जब गुस्से से बात करेगा ऊंची आवाज में बात करेगा, और ऊंची आवाज में बात करेगा तब गर्माहट आ जाती है, गहमा गहमी शुरू हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि जो सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ आम जनता में कोई नाराजगी नहीं है, और इसलिए इन्होंने जो जो मुद्दे उठाए उससे इस सरकार का, नीतीश सरकार का कोई लेना देना है ही नहीं, और इसलिए इसके बारे में लोगों की रिएक्शन नहीं आई। जो लोगों को चाहिए वो सब कुछ मिलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात होती है, जब आप 100 चीजों की अपेक्षा करते हो और उसमें अगर 30, 40, 45% या 60% भी कुछ मिलता है, तो 40% नहीं मिला इसके लिए जो चिल्लाता है उसकी तरफ लोग मुड़कर भी नहीं देखते। सही। क्यों? लोग सोचते कि अरे इतना तो मिला, ये तो एंजॉय करो ना कम से कम, बाद में चिल्लाएंगे 40% नहीं मिला। लेकिन जो मिला है वो, अगर हम अभी बहुत सारी लाखों महिलाओं को अगर 10,000 रुपए सब्सिडी कैपिटल दे दिया है, तो उनके हाथ पैसे आए हैं ना। उसमें से सबने नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों ने तो अपना कोई गृह उद्योग वगैरह शुरू किया होगा। समझो कुछ लोगों ने किया ही नहीं उद्योग, लेकिन वो पैसे खर्चने के लिए उनके हाथ में दिवाली के पहले आ गए। तो जो बाद में दूंगा बोल रहे हैं, इससे अच्छा आज देने वाला है, अगर दिया है तो अगले चुनाव में फिर आएगा, जाएगा कहाँ, तो फिर से उसको देना पड़ेगा। लेकिन ये बोलता है तो देता है, जो हाथ में है वो देता है। राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या इंडी अलायंस जो है, उनकी कहीं भी ऐसी प्रतिष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये बात बोलते हैं तो करते हैं। बात छोटी होगी, मोदी की या नीतीश की बात छोटी होगी, लेकिन जो छोटी बात करते हैं वो उसका पूरा कर देते हैं। और ये जो विश्वास है, उस विश्वास के कारण गर्माहट नहीं आ रही है। मुझे जो जवाब पसंद आया इसलिए आया कि इससे अपोजिशन जो है, जो वोट चोरी वगैरह चिल्लाते, पदयात्रा निकालते घूम रहे थे, वो मुद्दे आम जनता के है ही नहीं। जिस बिहार की जनता ने, जो आज नए वोटर हो गए, 18 साल के हो गए, उनके बाप तो 40 साल 35 साल के हैं, उन्होंने एक समय देखा है कि उनका नाम लिस्ट में है, उनके पास आईडी कार्ड है, फिर भी उनको वोटिंग बूथ तक जाने नहीं दिया जाता था। उनके नाम पर दूसरा कोई ठप्पा उठाकर निकल जाता था और पूछने जाओ तो पीटा जाता था। आप अगर अपोजिशन यानी लालू के खिलाफ वोट देने वाले हो, या अगर पिछली वोटिंग में दिखाई दिया है, तो आपको उस समय आपके वोटिंग घर से निकलकर
वोटिंग बूथ पर जाने का रास्ता भी क्लियर नहीं मिलता था। तो ये जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे लोगों के बच्चे आज वोटर हुए हैं, उनको इसका पता नहीं, लेकिन वो बोलेंगे कि वोट चोरी, अरे वोट चोर तो ये है जो चिल्ला रहा है ना, वही तो वोट चोर है, वो उनका बाप बोलेगा। जो 25 साल का है, 18 साल का है, 30 साल का है, या 18 साल का अभी अभी हुआ है, नया वोटर बना है, उसका बाप, उसकी माँ उसको क्या समझाएगी? तो आपने जो मुद्दा उठाया वही गलत था। जो सेल्फ गोल था आपके ही खिलाफ जाने वाला था, और अगर उसमें भी गलतियां है तो अगर सुधर रहे तो चिल्ला क्यों रहे हो? तो इसलिए जो मुद्दे उठाए गए उस वक्त तो चुनाव था ही नहीं, और जब ये मुद्दे को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है तो राहुल गांधी गायब हो गए, उठकर निकल गए, अमेरिका गए, कहीं गए, लेकिन बिहार वापस नहीं आए। ये बात आपको समझना जरूरी है। चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आकर आप उधर बवाल खड़ा कर देते हो, और जब चुनाव एक्चुअली होता है तो आप गायब हो जाते हो। इसका मतलब समझते हो? आपने लोहार की भट्टी देखी होगी, उस भट्टी में कोई लोहे का टुकड़ा डाला जाता है, और जब वो गर्म हो जाता है तो उसको लेके उस पर हथौड़ा मारा जाता है। आपने क्या किया? लोहा गर्म किया, ये लाल 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 हो गया लोहा, आपने उठाया और लैटिन अमेरिका के बर्तन में पानी में डाल दिया, फिर लोहा अपनी जगह आ गया। आज महागठबंधन की हालत, वो गर्म किया हुआ लोहा पानी में गिरता है, फिर अपनी साइज में आ जाता है, बिल्कुल वैसी ही आज महागठबंधन की स्थिति पहुंच गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इसने जो प्रेस वार्ता की तेजस्वी ने, उसमें ऐसी ऐसी लंबी लंबी घोषणाएं की हैं भाऊ, जो उठाई जाए ना धरी जाए, जिनको पूरा किया ही नहीं जा सकता। जैसे अरविंद केजरीवाल रायता बिखेरते थे, जब उनको पता लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, पब्लिक नाराज है, तो बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी घोषणाएं कर दो। वही हाल तेजस्वी का है, उनको पता है कि जनता का मूड क्या है, इसलिए बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। नहीं, वो तो होता है। देखो, एक बात होती है कि आपको मालूम है ये मुझे करना ही नहीं है। हमारे संस्कृत में एक वचन है ना, वचने किम दरिद्रता। तो जो बोलना है उसमें छोटी छोटी बातें क्यों करे, लंबी लंबी बातें करे, बड़ी बड़ी बातें करे, करना तो है नहीं, इसकी गारंटी है। तो उससे भूल कर लालच में कुछ वोट तो मिल सकते हैं ना, कुछ वोट तो मिल सकते हैं। तो वो कहते होंगे मन में कि भाई मुझे 15% वोट तो मिलने वाला है, इससे 2% 3% बढ़ता है तो बढ़े, पूरा तो करना है नहीं। तो पूरा करने की झंझट नहीं है। और वे अभी अभी तेजस्वी हो या राहुल हो, वो ऐसे चेक बांटते घूम रहे हैं कि जो चेक बैंक में जाकर कैश होने वाले नहीं है, वो उनको भी मालूम है। लेकिन आज आम जनता भी इतनी सयानी हो चुकी है, उनको मालूम है इनको देने की कोई, इनका चेक कौन लेगा? मोदी अगर बिना चेक के खाते में पैसे डाल रहा है, कहीं चेक उठाने के लिए जाने के लिए जरूरत नहीं है। मेरे गांव में जहां कोई रजिस्ट्री है, मेरा नाम दर्ज है, मेरा खाता उससे कनेक्टेड है, आधार से कनेक्टेड है, तो मेरे पास नीतीश ने भेजा हुआ, मोदी ने भेजा हुआ पैसा डायरेक्टली आता है, मुझे इनके चेक की जरूरत नहीं। ये मानसिकता बन जाती है। लेकिन ये अभी समझ में ये क्या हुआ है, ये 2005 या 99 के साल में अटके हुए। जमाना जो बदला है इसका उनको पता तक नहीं है, और इसलिए प्रेस वार्ता ले लो, झूठे मूठे वादे करो जो पूरे करने वाले नहीं हो। लोग भी जानते हैं, लोग भी, हर चुनाव में हमारा वोटर सयाना होते गया है, बुद्धिमान होता गया है, उसकी प्रगल्भता प्रतिभा बढ़ती गई है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है। तो इनकी हार हो चुकी है। और मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इसलिए देखी कि मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज समझनी थी, और मैंने वो समझ लिया कि ये पूरा जो बोल रहे हैं वो एक तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। जो बातों के लिए आप 2 महीने से बोलने के लिए राजी नहीं थे, आज अचानक से आप वो बातें बोलने लगे हैं
जिसके लिए 2 महीने आप तैयार नहीं थे, उसका मतलब मालूम, ये ऐसे बोलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ परिणाम होने वाला नहीं है, तो वचने किम दरिद्रता, बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, वो छोड़ दी गई। और सबसे आश्चर्यजनक भी और मजेदार भी और हास्यास्पद भी तेजस्वी का बयान था, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रहेगी। तो रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि शायद उनको पता नहीं है कि उनके पिताजी लालू यादव को चारा घोटाले के 4 मामलों में 32 साल 5 महीने की सजा हो चुकी है, और ये बेटा कह रहा है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। नहीं, एक तो उनको टॉलरेंस का मतलब मालूम नहीं होगा, या तो भ्रष्टाचार का मतलब नहीं होगा। वो समझते होगा भ्रष्ट यानी खराब, और आचार मतलब आचार पिकल होता है, तो सड़ा हुआ आचार नहीं खाऊंगा, उसके लिए 0 टॉलरेंस है, ऐसा उनकी सोच होगी शायद, इसलिए भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का मतलब वो हो सकता है। भाव बिहार में तो अब जाहिर है कल से परसों से सभाएं शुरू हो जाएंगी। पहले चरण में प्रधानमंत्री की ही 12 सभाएं हैं। राहुल गांधी के बारे में भी सुन रहे हैं कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 10-12 सभाएं करेंगे वो भी। लेकिन एक बड़ा तंत्र इनका इस समय अमेरिका की यात्रा पर है। अब इनको अमेरिका किसने भेजा है, इनका टूर प्रायोजित कौन कर रहा है, ये अभी जरा रहस्यमय है। और अमेरिका का वीज़ा भी लगना, वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित भी करना, इनके रहने आने जाने की व्यवस्थाएं करना, खाने की पीने की व्यवस्थाएं करना, एक बहुत मोटी रकम होती है। और ये कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं। थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ दर्शकों के लिए। ये आनंद वर्धन सिंह, प्रोफेसर अभय दुबे, आशुतोष, डॉक्टर राकेश पाठक, शीतल पी सिंह, राजकेश्वर सिंह, और एक ये हैं ज्ञानेश तिवारी। इन सब को चैनलों पे आप देखते होंगे। ये कांग्रेस, राहुल गांधी और वामपंथियों के लिए लगातार, हाँ, उनके इकोसिस्टम भी हैं। और इकोसिस्टम का एक आध पुर्जा है वो। मोदी विरोधी के रूप में ये जाने जाते हैं। क्या कहेंगे बाबू, अमेरिका के टूर पर क्यों भेज दिया इनको? मुझे तो इसमें बड़ा अन्याय दिखाई दे रहा है। बेचारा अजीत अंजुम है, वो सतीश सिंह है वगैरह, इनको भी भेजना चाहिए था ना। हाँ, शायद ये हो सकता है कि ये बिहार के चुनाव में इधर उधर घूमेंगे तो शायद और नुकसान होगा। तो बिहार के चुनाव में, और जो इन लोगों के आप पिछले 5, 6, 10 साल के वीडियो आप देखो, उनके आर्टिकल्स देखो, तो आपको पता चलेगा ये जिसकी सराहना करते हैं मानो वो डूब गए, और वो डूबता है उसको भी पता नहीं लगता, अगर ये सराहना तो कर रहा है, डूबा कैसे में। तो इनको बिहार से दूर रखने के लिए पूरा अमेरिका भेजा गया, 16,000 किलोमीटर दूर रखा है। वो एक चुनाव खर्चा ही होता है ना। अगर आप कोई नुकसान करने वाले हो तो हमारे काम से आपको दूर रखना। मेरा चुनाव है, और अगर ओमकार चौधरी से मुझे नुकसान हो सकता है तो मेरे चुनाव से आपको दूर रखना, इसके लिए खर्चा तो मुझे करना पड़ेगा ना। ओमकार क्यों करेगी, मुझे करना पड़ेगा। तो ये खर्चा उन्होंने किया होगा, और वो खर्चा बहुत कम है। ये अगर करोड़ों का नुकसान करेंगे तो उन पर 1-2 करोड़ खर्चा ऐसा हो गया तो क्या बुरी बात है। इसलिए भेजा होगा कि भाई बिहार का चुनाव खत्म होने के आसपास आ जाओ, कम से कम एक दौर का वोटिंग होने के बाद आ जाओ। डायरेक्टली ओपिनियन पोल पर बातें करो या एग्जिट पोल पर बातें करो, नतीजे पर बातें करो, लेकिन माहौल बनाने की कोशिश मत करो। आप जो माहौल बनाते हो उसमें कांग्रेस और कांग्रेस की जो मित्र दल है वो तो पक्का डूब जाते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, सुबह से लेकर जीत गए, देखो अभी जीत गए, पोस्टल वोटिंग का काउंटिंग हो रहा। और हरियाणा में सुबह जलेबी का बंटवारा शुरू हो गया था, याद होगा आपको? बिल्कुल। हाँ,
तो ये जो माहौल बनाते हैं उसमें अगर आप डूब जाओगे, मुझे याद नहीं आता, शायद सलमान खान की कोई मूवी है, फिल्म है, उसमें सलमान खान बोलता है यार मुझ पर एक बड़ी मेहरबानी करो कि मुझ पर मेहरबानी मत करो। जी जी जी। तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। राहुल गांधी या महागठबंधन ने पूरा मिलकर चंदा निकालकर इनका खर्चा किया होगा, कोई इनको इतने दूर भेज दो कि पूरा बिहार चुनाव खत्म होने तक ये यहां ना हो, नहीं तो पूरा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में आपको याद है मुख्यमंत्री ये होगा या होगा, क्या क्या चल रहा था। आखिर में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी भी किसी एक विरोधी पार्टी को नहीं मिली। टोटल तीनों पार्टियां मिलकर 46 पर अटक गए, याद है ना आपको। बिल्कुल। तो जब ये जोर शोर से करते हैं तो उसका मतलब ये हार की पूरी तजवीज कर देते हैं। तो इनका क्या बोलते हैं, मीठे जहर की है मीठी छुरी, किसी फिल्म के गाने की लाइन मुझे याद आती है। जी जी जी। किसी मीठे जहर की है मीठी छुरी, ये बोलते मीठा है लेकिन गला कट कट जाता है, पता नहीं लगता। तो इनको शायद इसलिए दूर भेजा होगा। और आप गोदी मीडिया का जिक्र कर रहे थे। हाँ, वो स्मिता प्रकाश का जो इंटरव्यू जागरण पोर्टल पर आया है, तो मैंने देखा, बढ़िया, 1.5 घंटे का है, बढ़िया है। जो एएनआई की एडिटर इन चीफ है, जी जी जी। उस पर भी गोदी मीडिया करके आरोप लगता है ना, तो उसकी भी चर्चा हो गई। तो उसने बड़े बड़े खुलासे किए, आप देखिए। मैं मानता हूं कि ये जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी स्मिता प्रकाश का वो जागरण का इंटरव्यू देखे, बहुत बढ़िया है। उसने गोदी मीडिया कब से शुरू हो गया, एनडीटीवी ये पहला गोदी मीडिया है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निकल जाते थे तो उनके टीम में एनडीटीवी अकेले के 4-4 रिपोर्टर होते थे, बाकी सबको एक एक भेजना ही मुश्किल होता था। लेकिन जी जी। वो बात है। और दूसरी बात है, लेकिन इसके लिए जो स्मिता प्रकाश ने बोला नहीं है, लेकिन मुझे कहना जरूरी लगता है कि आप याद, हमने यहाँ सिर्फ 98 तक एक ही ये था, दूरदर्शन था, प्राइवेट चैनल नहीं थे। तो फिर जो सैटेलाइट टीवी चालू शुरू हो गए उसमें न्यूज चैनल नहीं थे। पहला न्यूज चैनल शुरू हुआ, उसका नाम था स्टार न्यूज। जो स्टार न्यूज का अपलोड जो होता था वो सिंगापुर से या हांगकांग से होता था, उसका जी कंटेंट जी। यहाँ बनाया जाता था। और वो कंटेंट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए एनडीटीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। बिल्कुल। लेकिन यानी वो तो एनडीटीवी दूरदर्शन के लिए वर्ल्ड दिस वीक वगैरह ऐसे प्रोग्राम बनाता था, या एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पर वो चर्चा करते थे। एनडीटीवी का उतना ही कंटेंट प्रोडक्शन होता था। तो अचानक से ये स्टार न्यूज शुरू हो गया और उस पर उसका पूरा कंटेंट जनरेट करने का काम प्रणय रॉय की एनडीटीवी कंपनी को दिया गया। 5 साल बाद उन्होंने अपना अलग से 2 चैनल हिंदी और अंग्रेजी बनाए जिसका नाम एनडीटीवी होता। लेकिन पहले जी 5 साल इन्होंने स्टार न्यूज चलाया। लेकिन स्टार न्यूज में मुझे अभी भी याद है, उस वक्त मैं पुणे में था, 98 की बात है। लोकसभा का मिड टर्म पोल होना था, और मिड टर्म पोल होना था, और इसलिए पहली बार सोनिया गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कांग्रेस की प्रचार के लिए सभा में जाऊंगी। सोनिया गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कांग्रेस का प्रचार करूंगी। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इमीडिएटली सोनिया गांधी की वो डिक्लेरेशन के बाद 30 या 4 दिन में स्टार न्यूज शुरू हो गया, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एनडीटीवी को मिल गया। आगे चलकर एनडीटीवी खुद का एक नेटवर्क बन गया। तो गोदी मीडिया वहां से शुरू हो गया, बिल्कुल। और इनके लिए सरकार के दरवाजे खुले थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एनडीटीवी के 4 स्टाफ पत्रकार प्रधानमंत्री को सलाह देने की काम करते थे। और उसमें से एक तो आपको मानो पंकज पचौरी, मेरा मुझे लगता है
हाँ पंकज हाँ, वो पचौरी उसका नाम है, बाद में तो प्रेस संजय एडवाइजरी आकर बन गया। संजय बारू के बाद वो हाँ एडवाइजर बनाए गए थे मनमोहन सिंह के। हाँ, सब बारू के बाद पंकज पचौरी नाम है उनका, मुझे लगता है, जो हिंदी ये एनडीटीवी में संपादक या ग्रुप एडिटर वगैरह सब था। तो गोदी मीडिया वहां से शुरू होता है। तो ये बोलते, यानी इनका मतलब ये था कि आप अब जब वो ये सब शुरू हो गया, तब ये सब तो कांग्रेस की गोदी में बैठते थे। और स्मिता प्रकाश ने बोल दिया उसमें इंटरव्यू में कि कम से कम 5-6 कुछ संपादक थे, उनका एक ग्रुप था, कोर ग्रुप था। उसने भी खान मार्केट शब्द इस्तेमाल किया। जो खान मार्केट बैठने वाले जो लोग थे, वो तय करते थे कि आज की प्रमुख न्यूज क्या होगी, और उस पर बिल्कुल पूरे के पूरे सब चैनल को चलना है, और चलता था। और वो कांग्रेस के लिए फॉर होता था। और जब ये बदलने लगा मोदी आने के बाद, किसी भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में ऐसे इकोसिस्टम के पत्रकार को प्रवेश बंद किया गया, यानी किसी भी पत्रकार को बंद किया गया। तब उसके बाद इन्होंने इसको गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया। रवीश कुमार ने इसको गोदी मीडिया बोला जब उनकी पूरा नेटवर्क अंबानी ने या अदानी ने टेक ओवर किया। तो बात साफ है, गोदी मीडिया ये खुद है, और इसलिए दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं। आज भी राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश बार बार ये लोग करते रहे, और ये चेहरे अब आम जनता पहचानती है। और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ पूरी मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, अखबारों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, विश्वासार्हता खत्म हो गई। लोग इनसे दूर होते गए, और इनसे दूर होते गए इसलिए तो हमको लोगों ने सर आंखों पर चढ़ा कर रखा है। अगर बिल्कुल हमको हर दिन में 1-1.5 लाख 2 लाख व्यूज मिलते हैं, आज ही मेरी प्रतिपक्ष जो मराठी चैनल है, 5.5 साल होने के बाद कल को 50 करोड़ एक प्रतिपक्ष के व्यूज 50 करोड़ हो गए। जी जी जी, बहुत तो बधाई ये सब आपको। किसकी देन है? ये सब जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है, उन्होंने ओरिजिनल मीडिया का जो सत्यानाश कर दिया, वो कांग्रेस की मानो एक रखेल बन के रख दिया मीडिया को। इसी कारण से हम जैसे यूट्यूबर्स को अपनी बात रखने का चांस मिला, टेक्नोलॉजी मिली, और लोग इनके बारे में फ्रस्ट्रेट हो गए और हमारे पास आए। तो ये जो दूसरे को गोदी मीडिया बोलता है, वही तो ओरिजिनल गोदी मीडिया है। और भाऊ, इस ओरिजिनल गोदी मीडिया ने कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का तो बड़ा भला किया है। गुजरात से ही ये इनके पीछे पड़ गए थे, और उसका नतीजा आप देखिए कि देश को इन सब का आभार व्यक्त करना चाहिए कि इतना एक ऐसा कुशल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश को मिल गया। क्योंकि मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा 2007 में, और ये गुजरात दंगों के बाद से ही, गोधरा को तो भूल गए, उसके रिएक्शन में जो गुजरात जला उसको लेकर के ये मोदी के पीछे पड़ गए। एक बार वो अमेरिका जाने वाले थे तो ओबामा को चिट्ठियां लिखी गई यहाँ से कि ये तो गुजरात दंगों के आरोपी हैं, दागदार हैं, इनको वीजा ना दिया जाए। और बाद में जब प्रधानमंत्री बने, वही ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ रेड कारपेट बिछा करके व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हुए थे। तो इन्होंने बड़ा भला किया है, एक तरीके से देश का तो बड़ा भला किया है मोदी और शाह का विरोध करके। नहीं, वो तो डीप स्टेट का मामला है, वो डीप स्टेट का मामला है। देखो, मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने, तब से, उससे पहले से मोदी का स्टडी अमेरिका में हो रहा था। वहां बहुत सारे थिंक टैंक है, स्टडी ग्रुप्स है, उन्होंने उस वक्त कंक्लूड किया था, अगर मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर भारत को मिलता है तो भारत एक सुपर पावर बन सकती है, तो इसको गुजरात में ही रोको। और इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि गुजरात में मुख्यमंत्री तब थे, शुरू हुए थे, तब से इनको टारगेट किया गया, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना था। तो हमसे ज्यादा वो लोग होशियार है जो यहाँ पोटेंशियली अगला लीडर कौन हो सकता है, नेशनल लीडर, उस पर ध्यान रखते हैं, उसका स्टडी करते हैं। तो इसलिए 12-13 साल पहले गुजरात में ही मोदी को खत्म करने का
डाउन करने का कोशिश शुरू हो गया था। हाँ, उसमें यहाँ के उनके इनके आका उधर रहते, वो आका ने बोला तो यहाँ के कुत्ते भौंकने लगे थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। जी और जी ये जी। पैसे के टुकड़े फेंको तो इसके लिए दो हड्डियां फेंको तो तुम हिलाते हिलाते जितना दौड़ाओगे उतना दौड़ेंगे, जितना चाहोगे उतना भौंकेंगे, इससे ज्यादा उनमें कुछ है नहीं। और इसलिए भाव चलते। अपना चेहरा छुपाने के लिए, वो जगजीत सिंह की गजल है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो जी तुम जी। अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो, दूसरे के चेहरे पर गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, ये उंगली उठाने का मतलब ये है कि मेरा चेहरा मत देखो, यहां मत देखो, वहां देखो। ये उंगली उठाकर दूसरे को गोदी मीडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो विद्रूप चेहरा है वो लोगों के नजर में ना आए। भाव बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों नमस्कार। पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है कि आप, अगर कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर वाकई अच्छा लगा है ये डिस्कशन तो वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने मित्रों को। भाव के दो चैनल हैं, जो मराठी दर्शक हैं वो प्रतिपक्ष, और जो हिंदी के दर्शक हैं वो प्रतिवाद। सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और भाव आपका भी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।